माननीय प्रधानमंत्री, हमने पहले भी आपसे विनती की है कि आप स्वयं क्यों नहीं आते, या कृषि मंत्री स्वयं सिंघू बॉर्डर क्यों नहीं जाते, आप फार्मर्स को बुलाते क्यों हैं? वहाँ लाखों फार्मर्स हैं, अपने पत्नी अपने बच्चों के साथ बैठे हुए हैं। आप वहाँ स्वयं चले जाएं और एक काम कीजिए, अपने मंत्रियों को, अपनी टीम को साथ लेके जाएं और वहाँ जाके एक बार पूछिए तो सही कि उनकी विषमताएं किन चीज़ों को, इतना कुंठित होने की क्या आवश्यकता है सेंटर को। एक तरफ बंगाल दौड़ रहे हैं आप, एक तरफ राजस्थान में पलटी मारने का सोच रहे हैं, एक तरफ आप ये सोचते हैं कि किसान आंदोलन। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने वर्डिक्ट आपको क्लियर कर दिया है कि टू प्रोटेस्ट इज अ बेसिक फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी इंडियन सिटीजन थ्रू आउट द वर्ल्ड। वी हैव द राइट टू प्रोटेस्ट, हमारा ये अधिकार है। अब हमारा अधिकार तो आप छीन नहीं लेंगे, हिंसा तो कोई कर नहीं रहा, आपने फोर्स की लाखों के तादाद पे वहां तैनाती कर दी, ऐसा लगता है जैसा वहां कोई बवाल मचने वाला है। आपने कहा लेफ्टिस्ट आ गए, आपने कहा खालिस्तानी आ गए। मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बात पूछना चाहूंगा कि जब अंग्रेजों के खिलाफ सरदार लड़े थे तो सरदार योद्धा कहलाते थे, जब मुगलों के खिलाफ लड़े तो वो योद्धा कहलाते थे। इस कोरोना काल में, लॉकडाउन में जब उन्होंने लंगर चला दिया तो वो फरिश्ते कहला गए। अब जब वो किसान आंदोलन में आके खड़े हो गए तो आप उनको खालिस्तानी समर्थक बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी भाषा पे संयम देने की जरूरत है, आपको अपनी सोच को परिवर्तित करने की जरूरत है। आप प्रॉपर शोध करके, रिसर्च करके आए। वो लोग आए हैं किसी को कष्ट देने के लिए नहीं, वो लोग आपको ये बताने के लिए आए हैं कि अगर आपने कोई बिल उनके लिए बनाया तो ये आपका फर्ज एवं कर्तव्य बनता है कि आप उन तक जाएं, उनके बीच में खड़े हों, उनसे पूछिए उनको इस बिल की जरूरत है या नहीं है। अगर आप छात्रों के लिए कुछ करेंगे तो यू हैव टू कम टू द स्टूडेंट्स। अगर आप इंजीनियर्स के लिए कुछ करना चाहोगे तो आपको बीटेक, टेक ग्रेजुएट्स, डिप्लोमा इंजीनियर्स के पास आना पड़ेगा। अगर आप कुछ मेडिकल का करते हैं तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, IMA, इन्हें आना पड़ता है डॉक्टर्स के लिए, वेटरनरी डॉक्टर्स के लिए। अभी BAMS वाले भी आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेरा है। तो उसी तरह अगर आप किसानों के बारे में कुछ बात करेंगे, यू हैव टू कम टू द फार्मर्स ऑफ द डिफरेंट टेरिटरी ऑफ इंडिया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपको विभिन्न राज्यों में आके देखना होगा कौन सी राज्य की भौगोलिक स्थिति क्या है, उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है। वहां आए, उन लोगों से मिले, उनके प्रॉब्लम्स को जाने, उनके इश्यूज को समझे। आप किसान आपको अभी समर्थन दे देंगे, बशर्ते कि आप किसान के बीच आके किसानों से पूछें। लेकिन अगर आप ये कहते कि नहीं किसान आप तक आए, किसान दिल्ली आए, तो देखो किसान तो महाराष्ट्र से दिल्ली तक आ चुके, गुजरात के किसान भी आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के किसान भी वहां डेरा डाल चुके, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, पंजाब और हरियाणा में तो आपका ही टोटल शासन है, बीजेपी का ही शासन है। इतने दिन से हरियाणा में लोगों ने आपको आवाज दी, लगभग 3 महीने से पंजाब के किसान कार्यरत रहे, वो हड़ताल नहीं कर रहे, वो चाहते कि उनकी आवाज सुनी जाए। दे वांट यू टू पे अटेंशन टू देयर प्रॉब्लम्स, ना कि आप उनके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करें। अब तोमर साहब कहते हैं कि बहुत फायदे का बिल है। तोमर साहब, आपके कितने बच्चे जो हैं वो खेती करते हैं, आप मुझे बता सकते हैं? मैंने पहले भी बोला है, किसान के बच्चे जो वही जवान बनते हैं, आप मंत्रियों के औलाद नहीं बनते। क्योंकि देखिए, अमित शाह के बेटे जय शाह BCCI के सेक्रेटरी बन जाते हैं, राजनाथ सिंह के पुत्र नोएडा के MLA बन जाते हैं, पंकज सिंह। ऐसी एक लंबी लिस्ट है कांग्रेस की, आपके सभी राजनीतिक पार्टियों का। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को धन्यवाद दूंगा कि ये देश जो अलग थलग पड़ा हुआ था आपस में, अपने भौगोलिक स्थिति को लेके, अपने कल्चर को लेके, लेकिन आपने जो किसानों को छेड़ दिया है ना, उसकी वजह से पूरा राष्ट्र एक हो गया है। ये जरूरी नहीं है कि आपकी हर सोच जाए, जो ये जरूरी नहीं है कि हर पॉलिसी जो आप बनाते हैं वो देश के लिए हितकारी है। आप कहते हैं कि 3 बीघे का, 4 बीघे का किसान डायरेक्ट आके सामान बेचे, तो चलिए मुझे एक बात का जवाब दे दें। कानपुर देहात में रहने वाला व्यक्ति जिस पे 5 बीघे जमीन हो, अगर वो आलू उगाता है, वो दिल्ली में लाके आलू को बेचेगा कैसे? फ्लिपकार्ट से बेचेगा, स्नैपडील से बेचेगा। आप जानते हैं स्नैपडील के क्या रेट हैं, फ्लिपकार्ट के क्या रेट हैं। एक तय, अगर आपको यही काम करना था तो पहले आप प्रोसेस को तय करते। आपने 2020 में ये बिल पास किया और 2019 में 17 कंपनी, अदानी जी ने अलग अलग राज्यों में अपना एग्री फर्म बना दिया। पानीपत में 100 एकड़ का उनका कंस्ट्रक्शन 2019 से चल रहा है। तो इसका मतलब है आपने ये प्रायोजित और सुनियोजित तरीके से इस कार्य को किया। माननीय प्रधानमंत्री जी, अपने टीम में एजुकेटेड लोगों को लीजिए। स्मृति ईरानी जी से लोगों को अगर आप टीम में ले लेते हैं, जो आज भाषण दे रहे हैं, अगर आप भूल गए तो मैं आपको याद दिला दूं, आपने माननीय स्मृति ईरानी जी को शिक्षा मंत्री अपॉइंट कर दिया था। शी वॉज जस्ट +2, 12वीं पास की थी। अपने एफिडेविट में उन्होंने ग्रेजुएट बता दिया था। आपके मंत्री ने संविधान के सामने उन्होंने गलत स्टेटमेंट दिया, बाद में साबित हुई कि 12वीं पास है। और एक 12वीं पास महिला को
आप आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट हैंडओवर करते हैं, सीबीएसई जैसे इंस्टीट्यूट का हैंडओवर करते हैं। आप सोचिए, एक पीएचडी का स्कॉलर, उसके लिए एक 12वीं पास, अगर ये आपका ज्यूरिसडिक्शन है तो समवेयर आई डोंट एग्री विथ योर ज्यूरिसडिक्शन। आई थिंक योर विजन इज लैकिंग अ मिशन बेसिकली। कहीं ना कहीं आपको अटेंशन देने की जरूरत है। केवल राम मंदिर, केवल 370 ये कहने से लोगों की बेसिक प्रॉब्लम दूर नहीं हो जाती। 5 इंडस्ट्री है, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको चेताना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले सर्विस इंडस्ट्री को ले लेते हैं। होटल एंड रेस्टोरेंट, जिन लोगों ने लीज पे, रेंट पे लेके रेस्टोरेंट और होटल चलाए, कोरोना काल में बंद रहे, आपने आदेश दे दिया बंद किया जाए। आपके अपील से कुछ नहीं होगा सर, आपको उनके लिए एक फाइनेंशियल बैकअप प्लान देने की जरूरत थी। जो लाख लाख रुपए लेके, किराए लेके दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, कानपुर, लक्षद्वीप, कश्मीर में जो रेस्टोरेंट चलाते थे, वो अपने स्टाफ की सैलरी कहां से दे पाएंगे अगर उनका रेस्टोरेंट चले ही ना, अगर उनका होटल चले ही ना। लेकिन वो आगे क्राइसिस में लोगों की दुकानें बिक गई। आज ये ब्यूटी इंडस्ट्री में पार्लर्स, आपके ये जितने हमारे जो शेवर्स वगैरह होते हैं, जो हमारे बाल काटते हैं, राइट, नाई बोलते हैं हम इनको शुद्ध लैंग्वेज में, उनकी दुकानें बंद हो गई। ठीक है, सर्विस इंडस्ट्री में जिम ओनर्स को देख लीजिए, इतने बड़े बड़े एसेट्स, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, उनकी मेंबरशिप, लोग नहीं आए, उनका रेंट 50,000, 1 लाख रुपए का, स्टाफ की सैलरी चली गई, बदहाल स्थिति में आ गए। उनके लिए आपने कोई बैकअप पैकेज नहीं किया, लेकिन आपने इंडस्ट्रियलिस्ट को तुरंत बैकअप दे दिया, एक फाइनेंशियल पैकेज दे दिया, उनके लाखों करोड़ों के कर्ज माफ कर दिए। आप उनके लिए हिमायत करते हैं। ये जो आम साधारण लोग हैं, व्हाट अबाउट देम, उनके लिए कौन खड़ा है ये भी तो बता दें। अगर आपके अच्छे दिन की ये डेफिनेशन है, मैं पूरे देश में घूम रहा हूं और हम जैसे लोग अगर आवाज उठाते हैं तो आप हमें जेल में डालते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, 27 बार जेल की यात्रा में कर चुका हूं, 27th टाइम। 28वें बार के लिए मैं तैयार हूं, 29 बार के लिए तैयार हूं, मेरे परिवार के लोग तैयार है। कारण केवल इसलिए कि हम आत्मनिर्भर का पाठ आपसे नहीं पढ़ेंगे। हर देश का हर नागरिक पैदा होते आत्मनिर्भर होता है। सरकार की रोटी खाता है क्या कोई? अपने कर्मों से सर कोई जीता? आज से नहीं, प्राचीन काल से दिया गया। ईश्वर ने जिसको भी इस धरती पे लाया है, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करेगा। उसके लिए हमें बीजेपी की, कांग्रेस की या आम आदमी पार्टी की जरूरत नहीं है। तो काइंडली आप इस तरह का मन की बात और डेफिनेशन ना दें। प्रैक्टिकल बात करते हैं, यूथ आपसे प्रैक्टिकल मांगते हैं। एनटीपीसी और रेलवे के बच्चे जो 2 साल से एग्जाम देके बैठे हैं, उनकी अपॉइंटमेंट नहीं कर रहे हैं आप, उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। आपने रेलवे के 120 ट्रेन को प्राइवेट करने का जिम्मेदारी लिया और तत्काल प्रभाव से रेलवे की जॉब्स का आपने एम्प्टी करना स्टार्ट कर दिया। मुझे ये बता दें कि उन लोगों को आप कहां सेटल करेंगे, उनको आप कहां जॉब देंगे? 40 साल की उम्र के बाद सेम इंडस्ट्री में कहां जॉब मिल जाएगी जब आप उन्हें अपने परमानेंट जॉब से हटाते हैं? आपने एलआईसी के लोगों को हटाना स्टार्ट कर दिया। एलआईसी जो पिछले 70 साल में आज तक 1 रुपए के घाटे में नहीं गई, भारत की पहली इंडस्ट्री जहां गवर्नमेंट ने 0.5% का भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, वो डिविडेंड के तौर पे 1800 करोड़ रुपए बांट देती है, उसको भी आपने प्राइवेटाइज करने की जिम्मेदारी ले ली, उसके हिस्से बेचने शुरू कर दिए। ओएनजीसी आपने बेच दी, राइट। आपने जियो के बहाने से सारे नेट प्रोवाइडर्स को खत्म करवा दिया और आज उसका तरीका क्या है कि पहले फ्री, आज वो मनमर्जी तरीके से ले रहे हैं और सारे प्रोवाइडर्स खत्म हो गए। नाउ दे स्टार्टेड द मोनोपोली। ईस्ट इंडिया कंपनी यही करती थी। हम लोग हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, यूपीएससी के एस्पिरेंट्स रहे हैं। अगर आपको कभी लगता है मन की बात करने की आपकी इच्छा हो, माननीय प्रधानमंत्री जी और आपके टीम के सारे लोग, समय निर्धारित कर लें। अभी तो हमारे इंटरव्यूज हर चैनल में हो ही रहे हैं। आप समय और जगह निर्धारित कर लें, हम स्वयं आ जाएंगे, 5 लोग आएंगे हम लोग, और आप अपने पूरी मंत्रालय को बैठा लें। विल हैव अ वेरी गुड डिस्कशन विद ऑल योर टीम एंड विल मेक देम एनेबल्ड वेयर दे आर रॉन्ग एंड हाउ दे आर रॉन्ग। आपका एक मिनिस्टर प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करता। अरुण जेटली लॉयर थे, आपने उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री दे दी थी। निर्मला जी इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट थी, आपने उनको डिफेंस मिनिस्ट्री दे दिया था। स्मृति ईरानी जी 12वीं पास थी, आपने उनको शिक्षा मंत्रालय दे दिया था। और तो और हद हो गई आपकी, आप लोगों ने बिहार में श्याम लाल चौधरी को दे दिया था, जो 1.5 घंटे में ही भारत के पहले मंत्री बने रिजाइन करने में। कारण क्या था? उन्हें राष्ट्रगान नहीं आता था। और ये वो व्यक्ति थे कि जिनके ऊपर घोटाले का प्रयोग था भागलपुर इंडस्ट्री का, और वो भी तब जब आप ये समझ के जान लें कि जिस समय रामनाथ कोविंद जी वहां के गवर्नर हुआ करते थे। तो आप ये समझे कि आपका क्या स्तर रहा है आपके मंत्रालय चुनने में, और फिर आप आके ये कहते कि हमने जो भी पॉलिसीज किया वो लोगों के लिए हितकारी है। लोगों का हित बताने के लिए और नियम लागू करने से पहले आप लोगों के बीच आ जाइए, लोग आपको अपने आप समर्थन दे देंगे। हमने आपको वोट दिया है, मैंने 2 बार वोट किया अपने लाइफ में, और दोनों बार आपको ही वोट दिया है, और दोनों बार वोट में जो गलतियां और त्रुटियां हुई हैं अब उसे सुधार रहा हूं। अंधभक्तों का दिमाग खोलना मेरा काम नहीं है। मेरा काम है देश के बाकी जो लोग हैं, जो जायज तरीके
तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इलीगल नहीं लीगल तरीके से, मैं उनको समर्थन दूं। मैं 3 दिन के अंदर गुवाहाटी जा रहा हूं, वहां पे आप एक नया परियोजना के डिक्लेयर कर रहे हैं और गुवाहाटी के लोगों को क्या बेनिफिट्स मिला है पिछले 1.5 साल में वो आपको प्रिंट आउट दूंगा मैं, और बकायदा आपको गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट दूंगा, ये नहीं कि प्राइवेट डॉक्यूमेंट। मैं आपको ये भी याद दिला दूंगा कि 2013 के पहले आपने आधार को मैंडेटरी नहीं बोला था कि नहीं ये गलत है, और आपने तत्काल प्रभाव में आते आधार कार्ड को जो मैंडेटरी कर दिया। आज कोई बैंक अकाउंट में आप कहते हैं खोलने के लिए आधार नहीं चाहिए, पर बगैर आधार के एक बैंक अकाउंट तो छोड़िए, एक सिम कार्ड नहीं मिलता है। यू आर द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इसका खंडन किया था। बहुत सारे और भी तथ्य हैं, लेकिन किसान आंदोलन के बारे में आपको एक बात बता दें, ये आंदोलन नहीं है, अब ये हमारी आदत बनेगी, क्योंकि बहुत सालों से हम ज्यादती को सह रहे थे। कांग्रेस की भी आपकी ज्यादतियां बहुत ज्यादा बढ़ गई। आप देखिए बंगाल में, आप देख लें, कल आपने शुभेंदु अधिकारी को अडॉप्ट कर लिया, 60 एमएलए आपके पास आ गए। क्यों भाई, बीजेपी के आपने कार्यकर्ता नहीं थे क्या बंगाल में? बीजेपी के कार्यकर्ता निठल्ले बैठे हुए थे क्या बंगाल में, जो आपको टीएमसी के कार्यकर्ता और एमएलए एमपी को लेने की जरूरत पड़ गई? अगर आपके अपने कार्यकर्ता काम करते हैं एंड दे आर सो ऑनेस्ट, आपको दूसरे के लोगों को चुराने की क्या जरूरत पड़ी है? आपने कर्नाटका में यही किया, आपने गोवा में यही किया, आपने राजस्थान में यही किया, मध्य प्रदेश में यही किया, आपने महाराष्ट्र में यही किया, लेकिन उद्धव भाव ने आपको सही तरीके से समझा दिया कि साम दंड भेद उन्हें भी आता है। पर बंगाल में जो आप कर रहे हैं, इससे तो आपकी छवि धुबिल नहीं, छवि मिटने वाली है। मैं आपको बता दूं, आप टीएमसी के सारे जिनको भ्रष्ट बताते थे, मुकुल रॉय, शारदा घोटाले के मुख्य आरोपित, आज वो बीजेपी के प्रमुख व्यक्ति हैं पश्चिम बंगाल में। ये आपके अच्छे दिन हैं, ये आपके मीन्स आत्ममंथन के लोग हैं, और ये वो लोग हैं जो कालाबाजारी रोकेंगे, और ये वो लोग हैं जो भ्रष्टाचार रोकेंगे। जय हिंद, जय भारत।